ब्रांच मैटर नहीं करती। कॉलेज मैटर नहीं करता, कुछ मैटर नहीं करता। अगर आज के टाइम में कोई बंदा मास्टर है, वो कॉलेज में भी नहीं है ना, एंड वो बस कोर्स से मास्टर है, एंड वो जेन्युइन मास्टर है, तो उसको लेने के लिए बहुत सी कंपनीज बैठी हैं। वो मेरे को अराउंड 80 लाख का ऑफर दिया था, बट वो बोल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया मूविंग करने के लिए, तो वो बेकार है, वो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो ये चीज़ मैटर करता है कि तुम्हारा जो प्रोसेस है वो कैसा है, सिर्फ एंड रिजल्ट मैटर नहीं करता। सर जो अभी आपकी जो डीसो में इंटर्नशिप लगी है, तो इसके बारे में हमें ज़रा बताइए कि ये कैसे, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या था, कितने राउंड का सिलेक्शन प्रोसेस था, सीपीआई का क्या क्राइटेरिया था, किस किस ब्रांच के लिए इन्होंने एलिजिबल किया था, थोड़ा इसे हमें बताइए डिटेल में। और मैं जब ओ देखी सेकंड राउंड ऑफ ओ देखी निकला था, तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरा नहीं होना। लोग करते नहीं है डर के कि नहीं होगा, एंड कंसिस्टेंसी नहीं रखते, तो वो कंसिस्टेंसी में लानी पड़ेगी अपने अंदर। डेली क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना, डेली लाइक नई नई चीज़ सीखनी पड़ेंगी, एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके चीज़ें रिपीट होने लगेंगी, चीज़ें हैं फिर लगने लगेगी कि ईजी है। मैं हूं निखिल तिवारी, स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं सौर्य बंसल सर। सौर्य बंसल सर एनआईटी रायपुर के सीएससी के 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं और इनकी हाल फिलहाल में डीशॉप में इंटर्नशिप लगी है और इनका स्टाइपेंड है 2 लाख रुपए पर मंथ। और ये 2 महीने की इंटर्नशिप है और ये इंटर्नशिप हैदराबाद में करने वाले हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम उनसे डिटेल में सीखने वाले हैं कि उन्होंने कैसे तैयारी की, कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, कैसे उनको ये इंटर्नशिप मिली, और टेक ब्रांचेज और नॉन टेक ब्रांचेज के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं टेक फील्ड में, और क्या चैलेंजेस होने वाले हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सर जितने भी लोग आपको देख रहे हैं उनमें से जो आपको नहीं जानते हैं, उन्हें आप अपने बारे में ज़रा बताइए कि कौन है आप, क्या करते हैं। ओके, मैं शौर्य बंसल हूँ। करेंटली मैं सीएस में हूँ, 3rd ईयर में एनआईटी रायपुर पे, एंड मेरी डीशॉप में भी एक इंटर्नशिप है अपकमिंग, एंड उसके अलावा मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी करता हूँ, डेवलपमेंट भी करता हूँ, फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। इनफैक्ट मेरे 2-3 अभी क्लाइंट्स हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक यूएस में है। तो हाँ, और मैं अभी क्वांट डेवलपर बनने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सर जैसे कि आपने तीनों टफ एग्ज़ाम, जो साइंस का स्टूडेंट है उसके लिए 3 मेन एग्ज़ाम हैं 12th के बाद, जेई मेंस, एडवांस और नीट। तो तीनों टफ एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई कर रखे हैं, तो इसके पीछे का क्या डेडिकेशन था, क्या मोटिवेशन था? नहीं देखो, द थिंग इज़, मेरी जो दीदी हैं वो एमबीबीएस कर रही है, वो फाइनल ईयर में है। तो उनको देखा देखी मेरा मन किया था कि मतलब नीट निकालना है करके, एंड घर में एक था कि दीदी को बीट करना है वाला, तो इस चक्कर में मैं खाली नीट के लिए गया था, एंड नीट मेरा क्रैक हो गया था। 580 आउट ऑफ 720 था मेरा मार्क्स। तो सारे कॉलेजेस यहाँ ऑलमोस्ट तो मिल रहे थे, वो काइंड ऑफ सही भी था एंड गलत भी था। आई डोंट नो क्या बोलना चाहिए उस चीज़ को, क्योंकि अगर मैं शायद नीट पे फोकस नहीं किया होता तो शायद आज बेटर आईआईटी में होता, बट अगेन एनआईटी रायपुर आके भी एक अच्छी पैकेज मिल गई, तो दैट्स गुड। जी, तो जैसे कि आप सीएससी ब्रांच से हैं, हाँ, तो सीएससी चूज करने के पीछे आपका कोई खास इंटरेस्ट था या फिर कुछ और रीज़न था? हाँ, मुझे सीएसई हमेशा से चूज़ करना था। देखो, द थिंग इज़ कि मुझे एमबीबीएस सीट्स भी मिल रही थी, जैसे कि मैं तुम्हें बताया। इनफैक्ट यहाँ छत्तीसगढ़ के सारे ऑलमोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में सब में ही मेडिकल सीट मिल रही थी, एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बोला कि मैं एमबीबीएस नहीं करके इंजीनियरिंग करूँगा। मेरे मम्मी वगैरह को छोड़ के मेरे जितने बाकी के रिलेटिव्स हैं सब बोल रहे थे कि क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, बेटर है कि एमबीबीएस करो, वो ज़्यादा सॉर्टेड है। बट अगेन मुझे इंटरेस्ट सीएस में ही था, एंड आईआईटी में भी सीट्स मिल रही थी, लेकिन आईआईटी में क्या है, सीएस ब्रांच नहीं मिल रही थी, एंड बाकी की जो नॉन टेक ब्रांचेज हैं वो सब मिल रही थी। तो मेरा सीएस के तरफ हमेशा से एक झुकाव था, तो मैं सीएस ही चूज़ किया, चाहे वो किसी भी एनआईटी में मिले। तो एनआईटी रायपुर में मिला था, इनफैक्ट मैं यहाँ का रैंक ओपनर था। जी, तो सर ये जब कॉलेज आप आए तो कॉलेज आने से पहले आपको सीएससी और कोडिंग के बारे में क्या क्या पता था? मैं एक बार 10th के अराउंड स्टार्ट किया था, उस समय HTML CSS वगैरह ज्वाइन किया था, एंड मेरे को हमेशा से ये लाइक कोडिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैकिंग वगैरह ये सब स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी लगती थी। एंड जैसे हम लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि कुछ हैक हो जाए, कुछ ये वो हो जाए, तो मेरा हमेशा से उस तरफ एक अट्रैक्शन टाइप का था। तो मैं एक बार 10th वगैरह के अराउंड HTML CSS वगैरह सीखा था, एंड जैसे ही मेरा एडवांस खत्म हुआ, एडवांस खत्म होने के तुरंत बाद मैं फिजिक्स वाला का डिकोड बैच है वो ज्वाइन किया था, उससे फिर मैं C++ और DSA वगैरह सीखा था।
अच्छा, मतलब कॉलेज आने से पहले ही आपने ये C++ DSA वगैरह स्टार्ट कर दिया? मतलब एडवांस में दे के आया था 2 दिन मैं मतलब मज़े किया था। 2 दिन के बाद फिर मैं वो डिकोड बैच ज्वाइन कर लिया था एंड C++ और DSA वगैरह करने लगा था। एंड कॉलेज आने के बाद मेरा एक फ्रेंड बना करण, वो IT है, तो उसने मुझे दिया था जोनस कैटमैन करके एक बंदा है, उसका कोर्स दिया था यूडेमी पे। वो मुझे वो कोर्स दिया था, वो पायरेटेड कोर्स था एंड उस पे वो एक्सप्रेस, जावास्क्रिप्ट, बैकएंड वगैरह पूरा वो सिखाया था। तो 2 मंथ के अंदर मैं पूरा ये एक्सप्रेस, जावास्क्रिप्ट एंड बैकएंड वगैरह सीख लिया था। अच्छा, जब कॉलेज आप आए, हाँ। सिलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, अब कॉलेज स्टार्ट हो गया आपका, हम्म। तो फर्स्ट ईयर में आपका क्या माइंडसेट था? मतलब किस चीज़ पे फोकस करना है? क्या कुछ तो सोच के आए रहे हाँ, होंगे कि देखो। CPI ठीक करना है, हाँ स्किल? हाँ हाँ। मैं NIT रैपर क्यों चूज़ किया था, उसका सबसे बड़ा कारण था, मैं प्लेसमेंट देखा था। लास्ट ईयर के प्लेसमेंट में क्या था, एडोबे जो है वो 10 लोग को लेके गई थी 55 LP पे, जिस साल मैं ज्वाइन कर रहा था। उस साल उसके पहले वाले ईयर का ये स्टेट्स था। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो टॉप 10 में तो रहूँगा, एंड अगर 10th पोजीशन पे भी हूँ तब भी एडोबे मिल जाएगी। तो ये माइंडसेट था एंड इसीलिए स्टार्टिंग से ही थोड़ा कोडिंग के तरफ ज़्यादा वो रहा था। जी। तो सर, जो फर्स्ट ईयर में है तो दो तरह का लड़का आता है। एक तो 12th तक जिसने कुछ ना कुछ कोडिंग की रखी है, जैसे पाइथन वगैरह सीख रखा है, और एक वो जिसको कोडिंग का C भी नहीं आता, 12th तक उसने कुछ नहीं किया। तो और अगर दोनों का इंटरेस्ट टेक कंपनीज़ की तरफ है, तो दोनों के रिस्क में बताइए कि उन्हें फर्स्ट ईयर में क्या क्या करना चाहिए ताकि उनका फ्यूचर गोल फुलफिल हो सके। हाँ, ओके। देखो, अगेन पॉइंट यही है कि तुम अगर 12th तक कुछ नहीं किए हो तब भी कोई इशू नहीं है। कॉलेज में आने के बाद सब एकदम सेम स्टार्टिंग लाइन पे है एंड समवॉट ये है तो एक रैट रेस ही। तो सब एकदम स्टार्टिंग लाइन पे है, सबको एक साथ स्टार्ट करना है यहाँ से। किसी को हल्का सा हेड स्टार्ट है बट वो बहुत ही मेजर हेड स्टार्ट नहीं होता, बहुत क्लियर नहीं होती उस समय तक 12th तक चीज़ें। एंड मोस्टली जो अटेंशन होता है वो JEE की तरफ ही होता है, बहुत ही कम टेक डोमेन में एंड कोडिंग वगैरह के ऊपर होता है। तो बेटर यही है कि सब लोग को एकदम इक्वल मानो जब स्टार्ट कर रहे हैं, एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फिर तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग CP करो एंड डेवलपमेंट पैरेलली करो एंड कोशिश करो कि हैकाथॉन्स वगैरह ज्वाइन करो। तो सर, अब सभी कॉलेजेस में कई सारे क्लब कमेटीज़ होते हैं, तो इन्हें ज्वाइन करने का क्या एडवांटेज है? अगर इन्हें कोई नहीं ज्वाइन करता है तो उसे कोई दिक्कत वगैरह? देखो, ज्वाइन करने का एज सच कोई बहुत मेजर एडवांटेज नहीं है, बट रेज्यूमे में एक सेक्शन होता है पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि तुमने कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टैकल की हैं अपने कॉलेज पीरियड में या फिर उसके पहले। तो उस सेक्शन को फुलफिल करने के लिए 99% लोग उस सेक्शन को फुलफिल करने के लिए करते हैं एंड होना भी चाहिए। द थिंग इज कि बाकी लोगों से तुम्हें स्टैंड आउट करना है, वो तो एक अलग पॉइंट है, बट तुम्हें एटलीस्ट उन लोग के बराबर तो आना पड़ेगा ना, सबके रेज्यूमे के बराबर। तो उसलिए तुम्हें पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट जो रेज्यूमे का होता है उसको फुलफिल करना है, तो उसके लिए तुम्हें ज्वाइन तो करना पड़ेगा। तो एक नेसेसिटी हो गई। उसके बाद एडवांटेज क्या है, एक तो तुम्हें बहुत अच्छी नेटवर्किंग मिलती है। जैसे मैं जब कॉलेज में आया था तो यहाँ पे हमारी क्लब है, ट्यूरिंग क्लब ऑफ प्रोग्रामर्स। वो एक टेक क्लब है एंड इनफैक्ट हमारे जो सीनियर्स हैं, सुपर सीनियर्स हैं, जो भी आज बेस्ट कंपनीज में हैं, गूगल वगैरह में एंड डीशा वगैरह में, जितनी टॉप कंपनीज में जो हमारे सीनियर्स गए हैं सब उस क्लब में थे। तो एक वो उन लोगों से नेटवर्किंग बना, वो लोग फिर गाइडेंस दिए, तो वो एक बहुत अच्छी नेटवर्किंग होती है। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती है, तुम्हारी टेक्निकल स्किल इंप्रूव होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी क्लब ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है। एंड प्लस तुम्हारा जो नेसेसिटी है वो यही है कि तुम्हें अपने रेज्यूमे में पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो पार्ट है उसको फुलफिल करना है उसके लिए। तो आपको क्या लगता है कि आपने जो क्लब ज्वाइन किया है इसका आपके इस इंटर्नशिप में कुछ फ़ायदा मिला? देखो, अगेन जब हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, जब जैसे डीशा वगैरह या कोई भी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू होता है, तो उनको एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। उनको तुम्हें रिजेक्ट करने के लिए एक भी पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। सिलेक्शन एक अलग बात है, रिजेक्शन अलग बात है। अगर वो जो रिजेक्शन वाला कॉलम है उसमें कुछ भी एक फेल हो गया तो तुम रिजेक्टेड हो, समझ रहे हो। सिलेक्शन तो एक बहुत अलग बात है, रिजेक्शन उनको पहले वो उनको फुलफिल करना है कि तुम जो रिजेक्शन की वो चेक पॉइंट लेके आए हैं कि इस बार इस चीज़ में रिजेक्ट कर देंगे, इस चीज़ में रिजेक्ट कर देंगे, उसमें से तुम्हें कोई फुलफिल नहीं करना है। एंड अगर तुम्हारा वो पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो पार्ट है वो एम्प्टी है, मतलब तुम कोई क्लब वगैरह में तुम बस खाली कोडिंग की हो, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाए हो, तो एक वो समवॉट नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। एंड अगर तुम्हें बस नहीं होता तो माइट भी मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता। तो वो एक चीज़ है, बट ये भी नहीं है कि सिर्फ उसके कारण मेरा सिलेक्शन हुआ, दैट्स नॉट द केस। तो सर, फर्स्ट ईयर में क्या आपने CPI वगैरह पे भी ध्यान दिया था? CPI, ओके। देखो, मुझे CPI पे एज सच तो मेरा कभी उतना था नहीं फोकस। मैं CS मेरा हमेशा अच्छा था, मतलब इंटरेस्ट आता था मुझे हमेशा से कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के ऊपर।
तो फर्स्ट ईयर में तो देखो थे नहीं रहे सब्जेक्ट्स, बस डीएसए था हमारा और सीपी था, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करके। बाकी तो सारे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ही थे। तो वो तो हम लोग जेई के टाइम में करके ही आए थे, तो वहाँ से हो गया था। बाकी फिर जब कोर सीएस में आया तो उसके बाद फिर सीएस की तरफ मेरा अट्रैक्शन था ही, मुझे मज़ा आता था करने में सीएस, तो वहाँ से फिर सीपीआई आती गई। एंड बाकी मेरी जो सीपीआई थोड़ी कम है उसका कारण से ये है कि मैं थोड़ा कॉलेज कम जा रहा, तो अटेंडेंस कम है, इस कारण से थोड़ी सीपीआई कम है, क्योंकि अटेंडेंस के चक्कर में हमारे मार्क्स कम जाते हैं। तो जैसा कि हमने आपके लिंक्डइन में देखा था, आपके रिज्यूमे जो आपका पढ़ा है, हाँ। उस पर आपने लिखा है CPI 9.28, तो इससे आप कम बोल रहे हैं। नहीं देखो, सीएस में और भी बच्चे हैं जिनकी बहुत अच्छी सीपीआई है, 9.9 है, 9.5 प्लस थोड़ी अच्छी लुक्रेटिव साउंड करती है। बट एंड अगेन मतलब मेरे जब से एग्जाम्स में नंबर्स आए थे मिड सम में एंड सम में, उस सबसे मेरी 9.5 प्लस बनती थी। बट द थिंग वाज कि अटेंडेंस कम थी, तो टीए के मार्क्स कट जाते थे, तो हमेशा ग्रेड ए हो जाता था ओ के बजाय, जबकि मेरे मार्क्स हमेशा टॉप 2 या टॉप 5 में ही रहते थे, अगर तुम मार्क्स वाइज देखो तो थोड़ा तो वो है। तो सर अगर सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्या क्या आपने नई चीज़ें सेकेंड ईयर में सीखी, क्या एक्सप्लोर किया? ओवरऑल सेकेंड ईयर को आप अगर बताएं तो। ओके, सेकेंड ईयर मेरा बहुत ही ऑफ काइंड ऑफ था। फर्स्ट ईयर में तो फिर भी थोड़ी बहुत मस्ती वगैरह किया था। सेकेंड ईयर में कम्प्लीटली मैं एकदम फोकस हो गया था सीपी के ऊपर, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर, एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को ही मैं अच्छे से किया, क्योंकि मुझे पता था कि सेकेंड ईयर के बाद जो समर होगा उसके बाद इमीडिएटली थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में ही कंपनीज आती हैं। तो मैं उसके लिए डिशों के लिए टारगेट करके प्रॉपर सीपी करने लगा था। मुझे पता था कि मुझे सेकेंड ईयर के एंड तक एक्सपर्ट बनना है, 5 स्टार कोच शेफ पे, गार्डियन वगैरह, ये सब मेरे गोल्स थे कि सेकेंड ईयर के एंड तक ही करना है। तो उसके लिए मैं थर्ड सेमेस्टर में टीएलई के लेवल 3 लिया था एंड फोर्थ सेमेस्टर में टीएलई के लेवल 4 लिया था। तो उस तरीके से मेरा जितनी भी मतलब सीपी जितनी आनी चाहिए वो आ गई थी, एज एक्सपर्ट लेवल जितनी आनी चाहिए वो आ गई थी। तो सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि सेकेंड ईयर में काफ़ी फोकस्ड टाइप थे आप, हाँ। तो कट गए थे, मतलब ऑफ हो गए थे लगभग। सब लोगों से एकदम ऑफ हो गया था। मोस्टली बस रूम पे बैठे कोडिंग ही करता था, ज़्यादा इधर उधर आना जाना नहीं। इनफैक्ट मैं सेकंड ईयर में एनआईटी कैंपस के बाहर ही मुश्किल से 10 बार गया हूँगा, वो भी किसी का बर्थडे होता था तो निकलता था, वरना सेकंड ईयर पूरा यही सिरपुर में ही बैठ के कोडिंग करता था। तो इसका रिग्रेट तो नहीं है ना कि हाँ एक्सप्लोर नहीं किए, सेकंड ईयर मिस कर दिया? नहीं, रिग्रेट नहीं है, बिकॉज अब थर्ड ईयर आते ही अब मैं पहले हॉस्टल छोड़ के बाहर लग रहा हूँ पीजी लेके, एंड बाहर अपने बस गाड़ी वगैरह आ गई तो आराम से मस्ती कर रहा हूँ। तो अब कोई वो नहीं है, रिग्रेट नहीं है। एक बार तुम्हें बस एक पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा डेडिकेट करना पड़ता है, एंड उसके बाद तुम्हारी आगे की लाइफ एकदम ईजी हो जाती है। तो वो एक बार के लिए सेक्रीफाइस करो, क्योंकि उसके बाद में वो उसका जो भी फ्रूट है वो मिल जाएगा, तो बेटर है। सर क्या सेकंड ईयर में ना लड़का अपने अपने डिपार्टमेंट में चल जाता है, तो सब तो टेक से है, होते ना इस टेक बैकग्राउंड से, तो लेकिन जैसे कोई नॉन टेक ब्रांचेस से है और उसका एम है टेक कंपनीज को टारगेट करना, मतलब टेक कंपनीज में इंटर्नशिप या प्लेसमेंट लेना चाहता है, और जो टेक में है तो उसका तो ऑब्वियस एम है कि टेक कंपनीज में ही जाना है। तो दोनों के रिस्पेक्ट बताइए कि उन्हें सेकेंड ईयर में किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, कैसे कैसे उसको मतलब करना चाहिए ताकि उनका फ्यूचर गोल फुलफिल हो। ओके, एंड देखो तुम्हारी एक बात है जो सेकेंड ईयर से वो थोड़ी गलत है। मानते हैं जब कॉलेज में है, एक बंदा जो टेक का है, CS IT EC इलेक्ट्रिकल सब ब्रांचेस का है, एंड जो नॉन टेक का है बाकी ब्रांचेस का है। मेरे हिसाब से मैं बताया अगेन दोनों सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, सिर्फ एक फ़र्क है, फर्स्ट ईयर में देखो दोनों का सिलेबस भी सेम है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स बस ये रहेगा, जो नॉन टेक वाला है उसको अपने जो कॉलेज का सिलेबस है वो फॉलो करना पड़ेगा, टेक वाले को जो सिलेबस वो कॉलेज के अलावा पढ़ रहा होगा वो और कॉलेज का दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, बस एक यही फ़र्क है। बाकी दोनों को सेम सीपी करनी पड़ेगी। सीपी में तो कोई ऐसा नहीं है ना कि मतलब ब्रांच का कोई रोल है, जो सीपी अच्छा करेगा उसकी सीपी की रेटिंग आगे बढ़ेगी। डेवलपमेंट में भी अगेन हैकाथॉन्स वगैरह में भी कोई वो नहीं होता। तो एक बस क्राइटेरिया ये रहता है कि जो कंपनीज हैं वो ब्रांचेस को वो नहीं करती, मतलब कुछ ब्रांचेस को कट ऑफ कर देती हैं, बट वो ऑन कैंपस है, ऑफ कैंपस तुम निकाल सकते हो। तो मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जो नॉन टेक ब्रांचेस हैं, एंड अगेन वो एक्सपर्ट हैं, कैंडिडेट मास्टर हैं कोड फोर्सेस पे, एंड वो लोग रुपये तक निकाले हुए हैं, मतलब 1 करोड़ का पैकेजेस निकाले हुए हैं। इनफैक्ट प्राइवेट कॉलेज के बहुत से लोग हैं जो अच्छे से सीपी करते हैं, अच्छे से डेवलपमेंट करते हैं, जीशॉप वगैरह अच्छे से निकालते हैं, एंड वो लोग फिर आगे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जितनी भी फैंग कंपनीज हैं सब में जाते हैं। तो ब्रांच वाला रोल है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, ऑन कैंपस थोड़ा है। एंड एक चीज़ ये है कि जो चीज़ जो टेक वाले रहते हैं उनको जो बाहर पढ़ना है, मतलब सीपी वगैरह में जो पढ़ना है वही चीज़ उनको कॉलेज एग्जाम में भी हो जाता है।
तो वहाँ पे एक एडवांटेज रहता है। यहाँ पर थोड़ी हल्की सी ज़्यादा मेहनत है, बट वो बहुत ही थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत है कि बस तुम्हें अपने जो कॉलेज का सिलेबस है उसको भी और करना है। बाकी जो सीपी वगैरह है, डेवलपमेंट वगैरह, वो दोनों के लिए सेम है। तो सर मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है लेकिन अगर ठीक ठाक ब्रांच मैटर नहीं करती, कॉलेज मैटर नहीं करता, कुछ मैटर नहीं करता। अगर आज के टाइम में कोई बंदा मास्टर है, वो कॉलेज में भी नहीं है ना, एंड वो बस कोर्स से मास्टर है, वो जेन्युइन मास्टर है, तो उसको लेने के लिए बहुत सी कंपनीज बैठी हैं, वो आराम से उसका प्लेसमेंट हो जाएगा। एंड अगर किसी को बहुत अच्छा डेवलपमेंट आता है, जी शॉप वगैरह निकाला हुआ है, वो जेन्युइन ओपन सोर्स में अच्छे से कंट्रीब्यूट किया हुआ है, बहुत कुछ आता है उसको, तो फ्रीलांसिंग आराम से कर लेगा। फ्रीलांसिंग करके इनफैक्ट मेरे पास अभी एक ऑफर आया था, ऑस्ट्रेलिया का एक बंदा है, मतलब जिससे मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था, वो मेरे को अराउंड 80 लाख का ऑफर दिया था, बट वो बोल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया मूव इन करने के लिए, तो वो बेकार है, वो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो लेकिन वही है, अगर कोई बंदा CS में नहीं है, ब्रांचेस में नहीं है, क्योंकि उसको देखो, वो जो ऑस्ट्रेलिया वाला बंदा है उसको नहीं मैटर करता कि मैं NIT से हूँ कि नहीं हूँ, IIT से, वो जानता भी नहीं है NIT IIT के बारे में, उसको ब्रांच से भी मतलब नहीं है, उसको बस इतना पता है कि मैं काम अच्छा कर रहा हूँ, उसका जो काम है मैं वो कर पा रहा हूँ। तो बस अगर तुम्हारे पास वो स्किल है तो हो जाएगा, उसके लिए फिर ना ही कॉलेज मैटर करेगा ना ब्रांच मैटर करेगा, तो स्किल डेवलप करने के ऊपर फोकस करना चाहिए, rather than ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचिए कि मेरा ब्रांच नहीं है, मेरा ब्रांच परमिट नहीं कर रहा या मेरा कॉलेज परमिट नहीं कर रहा। सर ये रिज्यूमे और लिंक्डइन के बारे में आपको कॉलेज से पहले से पता था या कॉलेज आके पता चला? अगेन देखो, मैं क्लब ज्वाइन किया था तो वहाँ से मुझे विराट से मिले थे, मेरे सीनियर हैं, वो भी गूगल में है, तो वो हमेशा ये बुलिश थे लिंक्डइन के मामले में कि लिंक्डइन पे हर चीज़ पोस्ट करो, लिंक्डइन पे अपना पूरा फोकस पोस्ट करो। तुम यहाँ पे एक चीज़ लिखे थे, ये वर्क हार्ड इन साइलेंस लेट सक्सेस मेक्स नॉइस, है ना, ये मेरे को काइंड ऑफ थोड़ी सी गलत लगी, क्योंकि अगेन तुमको अपना पूरा जो प्रोसेस है वो भी तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि तुम क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम 2-3 साल पूरा एकदम लाइक वो कर, मतलब मेहनत कर रहे हो बट कुछ दिखाई नहीं रहे। अगेन लोग एट द एंड लोग जज एंड रिजल्ट से करते हैं, बट वो प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा आजकल मैटर करने लगा है कि तुम प्रोसेस में क्या कर रहे हो। जैसे अगेन इंटरव्यूज में भी ये चीज़ होता है कि सपोज तुम्हें एक पजल दिए, तुम वो पजल सॉल्व नहीं कर पाए, तो जो तुम्हारा एंड रिजल्ट था वो नेगेटिव था, तुम उसको सॉल्व नहीं कर पाए, बट सॉल्व करने के दौरान तुम जो उनसे क्वेश्चंस पूछे इंटरव्यूअर से, एंड जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस था वो उसको भी ऑब्जर्व कर रहा होता है। अगर तुम्हारा थॉट प्रोसेस अच्छा है, अगर तुम जो क्वेश्चंस उनसे पुट अप कर रहे हो, जो एनवायरमेंट एनालिसिस कर रहे हो, वो सब अच्छा लगा उनको, तब भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ मैटर करता है कि तुम्हारा जो प्रोसेस है वो कैसा है, सिर्फ एंड रिजल्ट मैटर नहीं करता। तो प्रोसेस को भी तुम्हें प्रॉपर्ली लिंक्डइन पे शो करना चाहिए। तुम जब भी 1 स्टार बन रहे हो, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार बन रहे हो, उसको शो करो। तुम्हें जब भी कोई बैजेस मिल रहे हैं लीड कोड वगैरह पे, उसको लिंक्डइन में पोस्ट करो। कोई हैकाथॉन विन्स हो रही है, कोई तुम टेक इवेंट जा रहे हो, टेक इवेंट वगैरह में जा रहे हो, उसको वो करो। तो वो सब करना पड़ता है। तो आपने रिज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करना कब से स्टार्ट किया? फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर में जब मैं पहली बार CP करना चालू किया था, जब मेरे पहले लीड कोड पे 100 क्वेश्चन हुए थे, मैं उसको पोस्ट किया था। मैं बहुत सारे पोस्ट डिलीट कर चुका हूँ लिंक्डइन से, जो बहुत पुराने पोस्ट थे, जैसे जो 100 क्वेश्चन पे किया था, 200 क्वेश्चन पे किया था, बट वो करना इंपॉर्टेंट था बिकॉज मेरा उससे लिंक्डइन बहुत अच्छा स्ट्रांग हो गया, एंड लिंक्डइन के थ्रू भी मुझे बहुत सारे ऑफर्स वगैरह मिले। इनफैक्ट जो मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप था फर्स्ट ईयर के बाद जो समर था, उसमें मैं इंटर्नशिप किया था, जोमोन कैपिटल करके एक कंपनी है जापान की, तो वो भी लिंक्डइन के थ्रू रीच आउट था। तो लिंक्डइन का बहुत इंपॉर्टेंट वो है, मतलब कि अगर लिंक्डइन तुम्हारा अच्छा है तो वो दिखता है। रिक्रूटर जो है तुम्हारा अगर लिंक्डइन खोल के देखते हैं, एंड अगर उसको लिंक्डइन पे दिख रहा है तुम्हारा कि तुम अच्छे से पूरा प्रोसेस किए हुए हो, तुम पूरी हर चीज़ को डॉक्यूमेंट कर रहे हो, एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन ही है, तुम अपने लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहे हो एक तरीके से। तो अगर तुम उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट कर रहे हो एंड उसको रिक्रूटर को दिख रहा है क्योंकि तुम टेक में ही एकदम अच्छे से इन्वॉल्व हो, तो वो तुम्हें लेगा, क्यों नहीं लेगा। तो सर इसके ये जो सेकेंड ईयर में समर इंटर्नशिप होती है, तो इसके बारे में बताइए कि मतलब कैसे अप्रोच करते हैं कंपनी को, क्या पूरा प्रोसेस रहता है? सेकेंड ईयर के बाद बोल रहे हो? हाँ, ओके। देखो, सेकेंड ईयर के बाद मैं इंटर्नशिप नहीं किया था। मेन करना होता है बट मैं नहीं किया था, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर के बाद इंटर्नशिप कर लिया था, एंड मुझे ये था कि मुझे ये D-Shop क्रैक करना है, एंड कोई ना कोई कंपनी क्रैक करनी है अभी, क्योंकि मैं बताया ना सेकंड जो समर इंटर्नशिप, ये जो समर पीरियड होता है, इसके जस्ट बट कंपनीज आती हैं। तो मैं पूरा टाइम उसमें फोकस किया था, जो 2 महीना था वो मैं दिया था इसके लिए, CP करने के लिए, अपनी रेटिंग पुश करने के लिए, एंड DSA वगैरह अच्छा करने के लिए। तो ये एक चीज़ है, तो इस चीज़ को तुम्हें देखना पड़ेगा कि अगर तुम फर्स्ट ईयर के बाद अगर इंटर्नशिप कर लो तो वो तुम्हें अपर हैंड दे देगा कि तुम सेकंड ईयर के बाद फ्री रहो।
बाकी सेकेंड ईयर के बाद अगर तुम्हें इंटर्नशिप करना है तो ऑन कैंपस तो कुछ नहीं मिलता, ऑफ कैंपस ही तुम्हें यहाँ वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हो जाएगा अगर अगेन तुम लिंक्डइन अपना अच्छा रखे हो एंड डेवलपमेंट अच्छा रखे हो। तो ये एक सीन है। तो सर ये जो फर्स्ट ईयर के बाद आपने इंटर्नशिप की थी, ये पेड थी या अनपेड थी, कैसे ये आपने पेड अप्रोच थी, किया? हाँ, पेड थी। तो क्या मतलब कैसे आपने अप्रोच किया, क्या था फर्स्ट ईयर में आपने अपने रिज्यूमे में क्या क्या बिल्ड कर लिया था, क्या क्या आ गया फर्स्ट ईयर था? के एंड तक मैं 2 या 3 हैकाथॉन जीत चुका था, आई डोंट रिमेम्बर मच। यहाँ NIT रायपुर का एक हैकाथॉन था वो मैं जीता था, उसमें हम लोग ओपन इनोवेशन में फर्स्ट थे। फिर उसके बाद IIIT नया रायपुर का जो हैकाथॉन था उसमें हम लोग ओवरऑल विनर थे, मतलब सारी टीम्स में ओवरऑल विनर थे हम लोग। एंड उसके बाद NIT कुरुक्षेत्र का एक हैकाथॉन था, उसमें भी हम लोग फर्स्ट थे, थर्ड थे जी। तो ये 3 हैकाथॉन्स मेरे हो चुके थे। उसके अलावा मैं कॉलेज में भी एक आध दो, जैसे उस समय हम लोग अलर्ट अकेडमी करके एक था, वो NIT रायपुर का ऑफिशियल एप्लीकेशन था, उस पर पूरा हम लोग काम किए थे, मैं और मेरी टीम। एंड उसके अलावा हमारे कुछ सीनियर्स थे, वो लोग, हम लोग सब लोग। तो फर्स्ट ईयर के एंड तक मेरा डेवलपमेंट बहुत स्ट्रांग हो गया था। DSA मैं बोलूँ तो इंटरमीडिएट काइंड ऑफ था, मैं 400-500 क्वेश्चन ही किया था लीड कोड क्वेश्चन में, तो DSA इंटरमीडिएट था। तो अच्छा खासा डेवलपमेंट था। तो लोगों को एट द एंड यही चाहिए होता है कि तुम उनका काम कर सको, क्योंकि कंपनी को तो इतना ही चाहिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितना की हो, अगर तुम उसका काम कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। तो इंटरव्यू हुए थे, इंटरव्यू में थोड़े बहुत DSA पूछे थे एंड डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चन पूछे थे, रिएक्ट वगैरह के कि हुक्स क्या होते हैं, एंड एक चीज में से लाइव बनवा के वो लोग दिखाए थे। तो वो जो बंदा था साकरू इमायामा नाम था उसका, तो वो पूरा प्रॉपर इंटरव्यू लिया था मेरा, उसको अच्छा लगा था, मैं तो फिर सेलेक्ट कर लिया था। तो वो फिर मेरे को क्रिप्टो में ही पेमेंट करता था। तो सर इतने सारे हैकाथॉन्स आपने जीत रखे हैं, तो कुछ कॉमन पैटर्न जो आप फॉलो करते हो या कॉमन टेक्निक वगैरह जो आप फॉलो करते हैं जीतने के लिए? ओके, देखो जब हम लोग हैकाथॉन, अभी मैं लास्ट में भी, देखो तुम्हें ये तो पता है मैं 5 टाइम की विन स्ट्रिक थी, बट उसके बाद मैं अभी लास्ट टाइम में भी कुछ हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया हूँ, बट मैं अभी हार रहा हूँ। इनफैक्ट मतलब मेरे US वगैरह के क्लाइंट्स हैं, बट एक नॉर्मल हैकाथॉन में मैं हार जा रहा हूँ। अभी लास्ट 2 दिन मैं जितने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया उसमें मैं हार जा रहा हूँ। उसका कारण समवॉट AI भी है कि पहले जो हम लोग जब हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते थे उस समय मैं बताया कि 2 महीने में पूरा बैकएंड किया था, उस समय अच्छा AI नहीं थी उतनी, उस समय उतनी आई नहीं थी, हर किसी को उतना यूज़ करने भी नहीं आता था। हैकाथॉन्स में भी लोग नॉर्मली जैसे नॉलेज बेस्ड कोडिंग करते हैं वैसे ही कोडिंग करते थे, तो हम लोग भी नॉलेज बेस्ड कोडिंग करते थे। पूरा वो लेक्चर 2 महीने में पूरा कंप्लीट किए, सोचो मतलब उसमें 90-80 वीडियो थे, पूरे एक वीडियो 15-15 मिनट के, तो सारे नॉलेज के हिसाब से कोडिंग करते थे। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा AI के चक्कर में हर कोई वो वाइब कोडिंग कर ले रहा है, तो वो एक चीज़ है। तो उस समय हैकाथॉन जीतना आसान था, उसमें बस मेरे पास नॉलेज थी एंड हल्का सा IQ था तो हो जाता था। अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा डीप जाना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी के पास वो जो कोडिंग वाले जो एक मतलब बॉटल नेक थी ना, वो अब बॉटल नेक रही नहीं। अब अगर तुम्हें बस आइडिया है तुम उसको आराम से कोड कर सकते हो GPT क्लाउड वगैरह की हेल्प से। तो ये एक चीज़ आज के टाइम में चेंज हो गया, मैं उसको लाइव देख रहा हूँ कि मतलब एक पॉइंट टाइम पे हम लोग बहुत ईजी था हमारे हैकाथॉन विन करना, आज के टाइम में थोड़ा हार्ड हो गया है। फिर आज के टाइम में विन करने के लिए तुमको बहुत ज़्यादा लाइक सेल करना आना चाहिए, जो तुम्हारा आइडिया है तुम उसको प्रॉपर्ली सेल कर पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि जो तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा होगा बट तुम उसको अच्छे से समझा नहीं पाओगे जो जजेस हैं उनको। तो अगर तुम जजेस को अच्छे से समझा पा रहे हो तो इट्स अ क्लियर देन वो भी, एंड बेंचमार्क्स को तो फुलफिल करना पड़ेगा, वो तो है। तो सर आपके हिसाब से ये जो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट जो होता है उसके लिए रिज्यूमे में क्या इंपॉर्टेंट फीचर है जो होने ही चाहिए किसी भी रिज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के लिए, खासकर जो टेक फील्ड के लिए हैं उनके लिए? ओके, रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के लिए हाँ, क्या होना ही चाहिए कि हाँ ये आपके रिज्यूमे मान लीजिए जो आपने किया है वो तो होना ही चाहिए, बाकी और भी क्या होना चाहिए जो आपके रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कर रहा होता है? ओके, देखो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए एक तो तुम्हारा जो रेज्यूमे का ATS स्कोर है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ओके, उसके अलावा प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। फिर उसके बाद तुम्हारी पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो वो होना चाहिए, अचीवमेंट्स अगर थोड़े तुम्हारे हैं कुछ जैसे कि गार्डियन वगैरह, एक्सपर्ट वगैरह, ये सब होना चाहिए। CPI, फिर स्कूल में क्या परसेंटेज वगैरह था वो सब पूरा होना चाहिए। तुम्हारे कौन कौन से
कोडिंग प्लेटफॉर्म पे प्रोफाइल्स हैं उन सबको लिस्ट कर देना, ओके। एंड सर्टिफिकेशन अगर कोई सा है तो सर्टिफिकेशन, एंड मिसलेनियस में तुम कुछ डाल सकते हो। जैसे मैं मिसलेनियस में डाला हुआ हूँ कि मैं नेशनल लेवल चेस प्लेयर हूँ, मेरी स्टेट रैंक 18 है, तो मैं वो डाला हुआ हूँ। एंड वो मैं ऑब्वियसली हर इंटरव्यू में मैं ये चीज़ बताता हूँ, एंड वो एक अपरेस देता है, बिकॉज उनको ये मैं बताता हूँ कि मैं मतलब पोजिशनली थिंक कर सकता हूँ, तो वो सब चीज़ उनको दिखता है, एंड उससे वो पता चलता है कि सामने वाले के अंदर आई क्यों अच्छा है। तो वो एक चीज़ है, उसको तुम डाल सकते हो अगर आपके ऐसा कुछ है तो। एंड उसके अलावा मैं एक सोशल सर्विस भी करता हूँ, मतलब एक ओपन लिंक फाउंडेशन करके है, तो वहाँ पे मैं सोशल सर्विसिंग करता हूँ, तो उसको भी तुम मिसलेनियस में डाल सकते हो। एंड और भी कोई अगर एग्जाम्स दी हो तो उन एग्जाम्स की रैंकिंग वगैरह भी मिसलेनियस में डाल सकते हो। तो ये सब चीज़ तुम रेस्टोरेंट में डालोगे तो ऑब्वियसली वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी। तो ये जो आपने किसी स्कोर के बारे में बताया, रिज्यूमे का कोई स्कोर, ATS स्कोर, हाँ, तो ये कैसे मतलब बढ़ाते हैं, क्या होता है ये? ATS स्कोर बेसिकली आर्टिफिशियल स्कोर होता है एक रेज्यूमे का, कि हमारा रेज्यूमे मशीन एक्चुअली सेलेक्ट करती है रेज्यूमे को। तो होते हैं मतलब तुम अगर नॉर्मल अपने रेज्यूमे को जीपीटी को दोगे एंड उसको बोलोगे कि इसका ATS स्कोर थोड़ा बढ़ाने के लिए, तो वो उसको चेंजेस करता है, उसमें मतलब कीवर्ड्स में चेंजेस करता है। एंड बेसिकली ATS स्कोर डिपेंड करता है जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर। तो तुम अपने रेज्यूमे को किसी, जैसे सपोज मेरे को गूगल में अप्लाई करना है, मेरे पास एक मेरा रेज्यूमे बना हुआ है, बट मैं उस सेम रेज्यूमे को गूगल में नहीं डालता। मैं पहले क्या करूँगा, वहाँ पे जाऊँगा, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको पूरे कॉपी करूँगा, फिर अपने जो रेज्यूमे का कंटेंट है उसको पूरे कॉपी करूँगा, फिर मैं बोलूँगा कि इन दोनों को जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मेरे रेज्यूमे को फाइन ट्यून कर दो सच दैट कि हाई ATS स्कोर दे। अब जो ATS स्कोर आएगा वो उस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही आएगा, रेज्यूमे के हिसाब से नहीं होगा। मतलब समझ लो ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ATS स्कोर इस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से है कि कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा फिट हो रहा है इस जॉब के लिए। तो तुम अपने रेज्यूमे को फाइन ट्यून कर लो एंड फिर उससे अप्लाई कर दो, और ऑब्वियसली हाई ATS स्कोर आएगा, एंड फिर वो इन हैंड चले जाएगा HR के पास। तो HR एक बार दिखेगी, तो अगर उसको ये सब चीज़ दिखती हैं एज अ ह्यूमन, तो तुम्हें फिर कॉल करेगी। इसीलिए मेरे को फिर गूगल से भी कॉल आया था एंड माइक्रोसॉफ्ट से भी कॉल आया था, दोनों का इवेंट भी दिया हुआ। तो सर जैसे कि आपकी अभी डीसो में लगी है इंटर्नशिप, तो आपके हिसाब से आपके लिंक्डइन प्रोफाइल का क्या रोल रहा होगा इस इंटर्नशिप में? ओके, लिंक्डइन प्रोफाइल का मुझे आपसे बहुत मेजर तो नहीं, बट अगेन वो जो एक नेगेटिव वाला कॉलम है उसमें कहीं टिक नहीं मारा होगा, क्योंकि बहुत मेजर, क्योंकि देखो जो डीशो था वो ऑन कैंपस था, तो वो लोग प्रॉपर OA लिए हैं, इंटरव्यू लिए हैं एंड उसके बेस पे सिलेक्शन किए हैं। बट अगेन जो HR होगी वो एक बार चेक तो जरूर की होगी लिंक्डइन मेरा, मतलब ऐसा होगा ही नहीं कि वो लिंक्डइन चेक नहीं की हो। एंड अगर उसको एकदम लिंक्डइन एकदम एम्प्टी दिखता या लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं दिखती, तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता, तो वहाँ से मुझे रिजेक्शन आ सकता था। बट अगेन उसको वो रेड फ्लैग नहीं दिखा, तो फिर मूव ऑन कर दिया। तो ये है सर। जो अभी आपकी जो डीसो में इंटर्नशिप लगी है, तो इसके बारे में हमें ज़रा बताइए कि ये कैसे, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या था, कितने राउंड का सिलेक्शन प्रोसेस था, CPI का क्या क्राइटेरिया था, किस किस ब्रांच के लिए इन्होंने एलिजिबल किया था, थोड़ा इसे हमें बताइए डिटेल में। तो देखो, जो डीशो का था वो ऑन कैंपस था, ऑफ कैंपस नहीं था। ऑन कैंपस में वो CS और IT को 7 CPI अलाउ कर रही थी बैठने के लिए, एंड बाकी अदर ब्रांचेस को, इलेक्ट्रिकल EC वगैरह को 8 पॉइंट अबव, एंड ऑब्वियसली नो बैकलॉग्स। फिर उसके बाद उनका 2 वे राउंड हुआ था, हर वे राउंड में 2 DSC या CPU प्रॉब्लम्स थे, एंड फिर CS फंडामेंटल के MCQs थे, एंड थोड़े बहुत ब्रेन टीजर्स एंड एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड के MCQs थे। तो जो हर CP क्वेश्चन था वो कैसा था, पहला वाला जो था रिलेटिवली इजी था, सेकंड वाला हार्ड था। तो फर्स्ट राउंड में पहला वाला क्वेश्चन 1400 रेटेड था कोड फोर्सेस का, सेकंड वाला क्वेश्चन 1800 रेटेड था कोड फोर्सेस का। तो मुझसे दोनों अराउंड 10 मिनट में बन गया था। सेकंड वाला बहुत अच्छा था, ग्राफ का था, ग्राफ प्लस कॉम्बिनेटोरिक्स का था। फिर सेकंड राउंड ऑफ OA में अगेन पहला वाला क्वेश्चन 1400 कोड फोर्सेस, दूसरा वाला क्वेश्चन बहुत हार्ड था, 2700 कोड फोर्सेस होगा। तो पहला वाला जो प्रॉब्लम था वो 2 पॉइंटर का था, तो वो भी अराउंड 1400 था, वो इजीली बन गया था। सेकंड वाला बहुत हार्ड था, वो किसी से नहीं बना था पूरे कॉलेज में। एंड फिर MCQs थे, तो MCQs CS फंडामेंटल के थे एंड जनरल एप्टीट्यूड के MCQs थे। तो अगर कोई पूरा ये सब कुछ क्लियर कर लिया तब फिर वो इंटरव्यू के लिए आया था, तो इंटरव्यू कॉल आई थी। इनफैक्ट आई वाज द फर्स्ट पर्सन आई गेस जिसको कॉल किया था इंटरव्यू के लिए। एंड मैं जब OA देके सेकंड राउंड ऑफ OA देके निकला था बाहर, तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरा नहीं होना क्योंकि मुझसे सेकंड क्वेश्चन बना नहीं था।
MCQs भी कोई बहुत अच्छे से नहीं बन पाए थे। एक आध दो MCQs छूट गए थे, मैं लास्ट में फिर एकदम हरी में चीज़ें बनाया था, तो मुझे लग रहा था कुछ गलत है, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि होगा, बट क्या फिर पहले इंटरव्यू पर मुझे आया था। तो सर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, तो उन्हें करियर पाथ चूज करने में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि AI/ML की तरफ जाएं कि डाटा साइंस की तरफ जाएं, वेब डेवलपमेंट सीखें, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप हमें बताइए कि उसको करियर पाथ चूज करने के समय किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए ताकि उसका करियर जो पाथ है उसका वो ठीक डायरेक्शन में रहे। ओके, देखो मेन चीज़ तो होती है इंटरेस्ट, है ना, कि तुम्हें इंटरेस्ट किस चीज़ में है। एंड एक चीज़ होता है कि आज के टाइम में क्या मांग रही है, मतलब जो मार्केट है या इंडस्ट्रीज़ है वो क्या मांग रही है। तो ऑब्वियसली आज के टाइम में AI वगैरह, AI एंड डेटा साइंस वगैरह को बहुत ज़्यादा डिमांड है उसकी, तो वो तो करना ही चाहिए। बट अगेन जो जितनी भी टॉप कंपनीज हैं वो सिलेक्शन सिर्फ IP के बेसिस पे कर रही है। तो अगर तुम CP करते हो अच्छे से, मैथमेटिक्स अच्छे से करते हो, प्रोबेबिलिटी वगैरह अच्छे से करते हो, तुम बेसिकली ये प्रूव कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर IQ है, तो तुम्हारा आराम सिलेक्शन हो जाएगा। इनफैक्ट जैसे जो हेज फंड्स है या कॉन्ट्स हैं, जो 4-4 करोड़ के पैकेजेस जाते हैं, उनको क्वांटिटेटिव का कुछ नहीं आता, क्योंकि मोस्टली जो क्वांटिटेटिव है वो क्लोज सोर्स है, बहुत कम वो ओपन सोर्स है। क्योंकि ऑब्वियसली वो एक चीज़ ऐसी है कि अगर उसको ओपन सोर्स कर देंगे तो वो हर किसी के पास चल जाएगी। तो जो मोस्टली जो क्वांट का कोड है वो क्लोज सोर्स है, तो उनको कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसके अंदर बहुत हाई IQ हो और वो उस कोड को समझ पाए और उसमें एनहेंसमेंट कर पाए, rather than क्योंकि वो ऑब्वियसली क्लोज सोर्स है तो उसको उससे वो लोग क्वांटिटेटिव चीज़ें ज़्यादा पूछ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उनको ये चाहिए होता है कि तुम्हारे अंदर IQ ज़्यादा हो। एंड IQ तुम अपना कैसे एनहेंस कर सकते हो, ब्रेन टीजर्स करो, एंड अच्छे अच्छे मतलब जो अपट्यूट पजल्स होते हैं वो सब सॉल्व करो, CP अच्छे से करो। मेन चीज़ है CP। अगर तुम्हारा CP बहुत अच्छा है, तुम्हारी कोड फोर्सेस से बहुत अच्छी रेटिंग है, तो तुम्हारा एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा उनके ऊपर। अगर तुम कोड फोर्सेस से मास्टर, कैंडिडेट मास्टर, एक्सपर्ट वगैरह हो एंड अच्छे से एक्सपर्ट हो, तो दैट्स अ पॉजिटिव। जैसे अगर मान लीजिए जैसे कोई फर्स्ट ईयर में है और या फिर सेकंड ईयर में है, उसको अपने करियर पाथ के बारे में कुछ नहीं पता, मतलब उसको वेब डेवलपमेंट है तो उसका मतलब ऐसा सीन है कि हाँ जो पढ़ेगा वो सीख जाएगा, जो जिस पे जाएगा वो सीख जाएगा। तो उसको आप क्या कहेंगे कि आज की सिचुएशन देखते हुए उसे क्या करना चाहिए, वेब डेवलपमेंट करना चाहिए, AI/ML करना चाहिए या डाटा साइंस की तरफ जाना चाहिए? आज की सिचुएशन के हिसाब से यार मोस्टली तो AI करो, AI/ML डेटा साइंस अच्छे से करो, है ना, वहाँ पे बहुत अच्छा करियर है। जो वेब डेवलपमेंट वाला पार्ट है, बेसिकली जो वेब 2 वाला पार्ट है, देखो वेब डेवलपमेंट की जब बात करें दो चीज़ होते हैं, एक होता है वेब 2 और एक होता है वेब 3। तो जो वेब 2 है वो बहुत समवॉट सैचुरेटेड हो चुका है आज के टाइम में, तो उसको उतना करने का कोई मतलब नहीं है। मोस्टली अगर तुम बेटर है कि अगर तुम AI/ML में अच्छा करते हो, तुम सीखते हो उसके अंदर की मैथमेटिक्स, तो ज़्यादा अच्छा है रेदर देन एप्लीकेशंस। को भी देखो एप्लीकेशंस भी हैं उसके, बट एप्लीकेशन इंजीनियर से बनना ज़्यादा अच्छा है कि तुम उसको रिसर्च करो उसके बारे में एंड उसमें अच्छे से डीप जाओ उसके मैथमेटिक्स में। दैट्स इट। तो सर आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर भी हैं, हाँ, तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर बनने के लिए? मतलब क्या क्या स्किल्स वगैरह सीखी है ऐसा कुछ? देखो मोबाइल एप्लीकेशन एट द एंड है तो फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड, एक होता है क्लाइंट साइड। तो क्लाइंट साइड तुम या तो वेब पे ले जाओ या मोबाइल पे ले जाओ। तो मुझे वेब पे रिएक्ट आता था, तो मोबाइल में भी फिर एक रिएक्ट नेटिव करके एक होता है, तो वो बस मोबाइल डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, वो समवॉट सिमिलर है रिएक्ट के। तो अगर तुम्हें रिएक्ट आता है ना, रिएक्ट में कोड करना आता है, डेवलपमेंट आता है, तुम रिएक्ट नेटिव में आराम से स्विच हो सकते हो। तो वहाँ से फिर मुझे थोड़ा लेवरेज मिला मोबाइल डेवलपमेंट में। तो वहाँ से जो मेरा पहला इंटर्नशिप था जोमोन कैपिटल का, वो एज ए मोबाइल डेवलपर इंजीनियर था। एंड उसके अलावा मैं अभी भी एक जो मेरा ऑस्ट्रेलिया वाला क्लाइंट है उसके लिए मोबाइल ऐप डेवलप कर रहा हूँ, उसका पूरा बैक एंड एंड फ्रंट एंड वगैरह मैं मैनेज कर रहा हूँ। सर मान लीजिए जैसे कि मैं सेकंड ईयर में हूँ और मुझे कोडिंग का C भी नहीं आता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्या अभी मतलब पॉसिबल है कि थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में मुझे टेक कंपनी में प्लेसमेंट या इंटर्नशिप वगैरह मिल जाए? हाँ, ऑब्वियसली पॉसिबल है। देखो सेकेंड ईयर के बाद थोड़ा मुश्किल है, थर्ड ईयर के बाद बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो तुम सपोज मैं मान रहा हूँ कि कोई बंदा सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, अब तुम्हारे पास ये गर्मी का टाइम है, तुम्हारे पास अब पूरे 2 साल है। 2 साल में तुम अगर आज भी स्टार्ट करते हो एंड डेडिकेशन के साथ स्टार्ट करते हो, ज़्यादा कुछ नहीं, डेली 2 से 3 से 5 प्रॉब्लम, मतलब 2 से 5 प्रॉब्लम्स अगर तुम सॉल्व करते हो लीड कोड पे और कोड फोर्सेस पे एंड कंसिस्टेंटली करते रहते हो, तो बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर आई कैन से कि भाई तुम आराम से एक्सपर्ट हो गए, 5 स्टार हो गए, गार्डियन वगैरह हो गए। तो
उस समय तुम्हें कोई भी कंपनी ले लेगी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोला ना, अगेन एट द एंड लोग करते नहीं है डर के कि नहीं होगा, एंड कंसिस्टेंसी नहीं रहते। तो वो कंसिस्टेंसी में लानी पड़ेगी अपने अंदर, डेली क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना, डेली लाइक नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके चीज़ें रिपीट होने लगेंगी, चीज़ें तुम्हें फिर लगने लगेगी कि ईजी है। आज के टाइम पे अगर मैं कोई भी कोड फोर्सेस का 14 रिलेटेड प्रॉब्लम खोलता हूँ तो मेरे लिए वो बहुत ही डूएबल है, क्योंकि अगेन मैं बहुत सारे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका हूँ, तो मेरे लिए वो चीज़ अब डूएबल लगने लगी है। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे लिए वो 14 प्रॉब्लम की बहुत ही बड़ी चीज़ थी, तो वो हो जाता है, बस मैं कंसिस्टेंटली करते रहना है। तो सर मैंने कहा कि जैसे कि अभी मैं सेकेंड ईयर मतलब 4th सेमेस्टर में हूँ, लगभग ख़त्म होने वाला है, तो और मुझे सी भी नहीं आता, मान लीजिए मतलब कोडिंग का सी भी नहीं आता मुझको, और अगर मैं स्टार्ट करूँ तो क्या पॉसिबल है कि लास्ट तक मैं कुछ हो सकता है, और अगर है तो मतलब स्टार्ट कैसे करें अगर है तो पॉसिबल है तो? देखो अभी तुम्हारे लिए हल्का सा हार्ड होगा, क्योंकि अगेन अब तुम्हारे पास 1 साल और 2 महीने हैं, तो तुम्हें बस ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। अब तुम्हारे लिए 2 से 5 की जगह 4 से 5 प्रॉब्लम हो गया, तो तुम्हें इतने प्रॉब्लम डेली सॉल्व करनी पड़ेंगे, तुम्हें लोगों से ज़्यादा इनपुट देना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगेन एट द एंड इसको ऐसा समझो, एक बकेट है, उस बकेट में पानी तुम्हें भरना है ना, एंड एक दिन जब वो पूरा बकेट भर जाएगा तब तुम्हें उसका रिवॉर्ड मिलेगा, बस ऐसा ही है। अब ये तो या तो ये है कि जो बंदा फर्स्ट ईयर से करे, जैसे मैं बताया ना मैं जेईई एडवांस के बाद से कर रहा था, तो जो बंदा उस दिन से पानी भरना चालू कर दिया ऑब्वियसली उसका बकेट पहले भरेगा, जो बंदा बाद में चालू किया उसको थोड़ा डेली थोड़ा ज़्यादा पानी भरना पड़ेगा। तो बस ये वही है कि एक बकेट है, इनफैक्ट जेईई भी ऐसा ही है कि तुम्हें एक बकेट है, एक 5000 आवर्स का बकेट है जेईई भी, उस 5000 आवर्स को तुम्हें फुलफिल करना है। अब तुम डेली ज़्यादा पढ़ के उसको फुलफिल करो या डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ के लंबे टाइम पे उसमें फुलफिल करो, बट एक बार तुम्हारा वो बकेट फुलफिल हो गया तो उसके तुम्हें उसका रिवॉर्ड मिलना ही मिलना है। तो ये एक सिंपल जो इसको एक बकेट फिलोसफी बोलते हैं, चाइना की है ये। तो इस बकेट फिलोसफी पे ही ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या जो ये सब चीज़ें हैं सब चलती हैं। अगर तुम ये बकेट फुलफिल कर लिए, द मोमेंट तुम्हारा ये बकेट फुलफिल हुआ तुम्हें इसका रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो इसको फुल करना है, तुम जितना लेट हो तुम्हें उतनी ज़्यादा डेली मेहनत करनी पड़ेगी, बट हाँ मोमेंट ये बकेट फुलफिल हुआ तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। तो रोड मैप थोड़ा बताइए इसका कि स्टार्ट कैसे करें, किस लैंग्वेज से स्टार्ट करें, कैसे आगे आगे बढ़ें? ओके, तो अगर अभी तुम्हें स्टार्ट करना है सबसे पहले CP करो, है ना, सी मतलब C++, उस पर तुम अपने कमांड बनाओ, तुम नॉर्मल कोड लिखना तुम्हें आना चाहिए, मतलब जितने भी लूप्स वगैरह चलाना ये सब। तो लव अकबर का एक कोर्स है, फ्री में पड़ा है यूट्यूब पे, उसको तुम देख लो, उस पर तुम करोगे, वो पूरा कोर्स कंप्लीट करते करते तुम्हें 2-3 महीना लग जाएगा, बट उसके बाद तुम्हें फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। मतलब C++ में तुम्हें कोई भी एक लॉजिक होगा, तुम उस लॉजिक को कोड में कन्वर्ट कर पाओगे, अगर वो तुम पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिए तो तुम्हें सब चीज़ C++ का आ जाएगा। उसके बाद फिर तुम्हें चलना है, अपनी जर्नी कंटिन्यू करना है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरफ। बहुत लोग बोलते हैं स्टार्टिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करो, बहुत लोग बोलते हैं बाद में करो। मेरा अप्रोच ये है कि पहले एक बार तुम मैं जैसे किया था कि एक बार कल तुम CP सीख लो, लैंग्वेज कैरियर सीख लो, फिर थोड़ा बहुत DSA कर लो, फिर CP की तरफ मूव करो। अब CP में क्या करो कि तुम कोई भी या तो कोर्स ले लो, मैं सजेस्ट करूँगा कोई कोर्स ले लो, बिना कोर्स के थोड़ा मुश्किल है। यूट्यूब पे क्या है, बहुत ज़्यादा डिसऑर्गनाइज है चीज़ें एंड सब कुछ नहीं मिलता, तो एक कोर्स ले लो, उस कोर्स में पूरा ऑर्गेनाइज वे में तुम्हें मिल जाएगा सब कुछ, एंड अपनी CP जर्नी कंटिन्यू करो। 6 महीने तक में तुम CP के जितने मेजर टॉपिक्स हैं ना वो सब तुम सीख जाओगे, एंड एक बार तुम टॉपिक सीख गए, धीमे धीमे उसको अप्लाई करते चलो, पैरेलली अप्लाई करते करते ऑलमोस्ट हर कॉन्टेस्ट में, जैसे मैं जब जाता तो मैं हर कोर्स का कॉन्टेस्ट जो वेडनेसडे को होता है 8 बजे, वो कोड फोर्सेस का जब होता था तब, लीड कोड का सैटरडे और संडे वाला कॉन्टेस्ट, एड कोडर वाला कॉन्टेस्ट, ये सारे कॉन्टेस्ट दो, एंड अब तो JFG का नहीं होता, उस समय JFG कॉन्टेस्ट होता था वो, तो ये सारे कॉन्टेस्ट दो एंड बिना मिस किया। अगर मिस हो गया तो कोई बात नहीं, बट एक आध दो मिस हो गया तो कोई बात नहीं, बट कोशिश ये करो कि मिस ना हो कॉन्टेस्ट, एंड कॉन्टेस्ट दो सारे के सारे। तो ये एक चीज़ है, सारे कॉन्टेस्ट लगातार देते चलो, फिर कॉन्टेस्ट की प्रॉब्लम्स जो नहीं सॉल्व हुए उनको अब सॉल्व करो, एक लेक्चर रखे रहो, लेक्चर देखो, उसके जो प्रॉब्लम्स है जो लेक्चर में सीखे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करो, नोट्स वगैरह बनाओ तो हो जाएगा जी। तो कुछ रैपिड राउंड टाइप का है, रैपिड फायर राउंड टाइप का। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच एवरी स्टूडेंट शुड नो। C++, सिंपल है एंड लाइक नियर मशीन है, लो लेवल लैंग्वेज है। बेस्ट कोडिंग प्लेटफॉर्म। कोड फोर्सेस। वन स्किल मोर इम्पोर्टेंट देन कोडिंग। कम्युनिकेशन। DSA और डेवलपमेंट, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर प्लेसमेंट। DSA। Debugging or writing a new code, which do you enjoy more?
This one is hard. Writing a new code, but debugging is important. तो सर एक फाइनल एडवाइस अगर आप किसी को देना चाहें जो कि टेक ब्रांचेस से है या नॉन टेक ब्रांचेस से हैं लेकिन अल्टीमेट गोल उसका टेक कंपनी में प्लेसमेंट पाना है, तो उसे वो फाइनल एडवाइस क्या होगी? देखो, मोस्टली कंसिस्टेंसी रखो, रिवॉर्ड दिखता नहीं है, बहुत हार्ड होता है कोडिंग करते रहना एंड बाकी लोगों को देख के कि उसको ये मिला उसको मिला, बट कंसिस्टेंसी रखे रहो एंड हो जाएगा। अगेन वही बस एक नॉर्मल वो बकेट वाली फिलॉसफी को ध्यान रखो कि तुम डेली उस बकेट में थोड़ा पानी भर रहे हो, एक बार वो बकेट फुलफिल हो गया, हर किसी को रिवॉर्ड मिलता है द मोमेंट वो बकेट फुलफिल हो, तो डेली उसमें थोड़ा थोड़ा पानी भरते रहो एंड कभी ना कभी वो बन जाएगा। थैंक यू सो मच सर ये पॉडकास्ट के लिए। ये श्योर ये पॉडकास्ट सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है, जितने भी जूनियर्स हैं आप लोग जो देख रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।